हेलो एवरीवन। वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर्स रे डैनियल, जिन्होंने 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले भी लोगों को अलर्ट किया था, उनका कहना है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज अगर ऐसी ही चलती रही तो यूएस बहुत बड़े रिसेशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को भी सफर करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत डीपली इस वीडियो में हम रिसर्च करके आपके सामने 3-4 सवाल के जवाब ढूंढ कर लाए हैं, जहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आज की सिचुएशन, जितने भी 2008, 2000, 2020 के क्रैश हुए हैं, क्या आज की सिचुएशन उनसे सिमिलर है। दूसरा, अगर सिमिलर नहीं है तो हम लोग किस लेवल पर हैं। तीसरा, हम लोग कितने वर्स्ट सिनेरियो में जा सकते हैं। और चौथा, हमें इन सब में क्या करना चाहिए, हमारा एज एन इन्वेस्टर क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो रे डैलियो जो दुनिया के बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, जिन्होंने 2008 से भी पहले लोगों को एक स्टॉक मार्केट क्रैश, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में अवेयर किया था, वो आज भी कहते हैं कि यूएस पे कहीं ना कहीं रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा है, जो कि एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है। और रिसेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ना सिर्फ यूएस इकोनॉमी बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्ट होती है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी पे पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। ठीक है, अब रे डैलियो ये भी कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिवीजन है, डेट पर यूएस पे डेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आज के डेट में चाइना वर्सेस यूएस है, तो यूएस के अगेंस्ट चाइना बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक पर एक टैरिफ ये लोग ठोकते जा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं पुराने क्राइसिस के टाइम पे जो भी पैटर्न्स थे उनसे रिजेंबल करती है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हीं सभी रीजन की वजह से एक मिलिट्री वॉर भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आप देखो वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, उन सब के पीछे इकोनॉमिक रीजन रहा है। हर कंट्री अपने बेनिफिट के लिए फाइट की है, तो वही आज भी हमें कंडीशन देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए ग्लोबल रिसेशन के साथ साथ मिलिट्री वॉर का भी बहुत बड़ा आज के डेट में रिस्क नजर आ रहा है। ठीक है, आप देखो अभी पिछले 30 साल में एक डेटा कहता है कि मार्च में एक सर्वे किया गया, जहां पर पिछले 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ऑलमोस्ट लगभग 82% जो है ग्लोबल इकोनॉमी को वीक मानते हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी वीक मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में आपको वीकनेस नजर आती है। तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से हमने एक डीप रिसर्च किया, जो कि अभी हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि क्या वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है एंड हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन सब चीजों में। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि अगर यूएस में रिसेशन आ भी जाता है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होती है। तो आप यूं समझो कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है ना, तो बीच में सन होता है, उसके बाद सारे प्लैनेट मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स होते हैं। तो सारा का सारा सोलर सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है? सन पर। और ये सन आज के डेट में आप समझ लो यूएसए है, और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज जहां पर ऑलमोस्ट सारी डेवलपिंग नेशंस यूएस पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है। जब 2008 का क्रैश आया था, स्टॉक मार्केट क्रैश 2008 का, 2000 का स्टॉक मार्केट क्रैश, 2000 का .com बबल क्रैश था, फिर 2008 का आप देखो मॉर्टगेज क्रैश था। इन सभी चीजों में यूएस में चीजें हो रही थी डायरेक्टली, इंडिया में तो नहीं हो रही थी, बट फिर भी इंडिया और बाकी का वर्ल्ड मार्केट क्रैश किया था, 30, 40, 50% क्रैश किया था, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी क्रैश कर रही थी, क्योंकि हम लोग यूएस पर बहुत तरीके से डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर यूएस में कुछ होगा, एक बहुत बड़ी कहावत है कि व्हेन यूएस स्नीजेस, जब यूएस छींकता है तो पूरा वर्ल्ड को खांसी, सर्दी, कफ हो जाता है। तो ये कहावत आज के डेट में भी वैलिड है, और हम लोग प्रिपेयर्ड हैं ही नहीं स्ट्रक्चरली कि हम लोग यूएस इकोनॉमी के बिना चल जाएं। आज के डेट में अगर आप बांग्लादेश को देखो, श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी खतरे में है, बट हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इनसे। बट यूएस की इकोनॉमी अगर जरा सा भी खतरे में आती है तो हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट के जरिए, यूएस डॉलर के जरिए बहुत ज्यादा, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हम लोग यूएस इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि इस सबसे खराब चीज क्या हो सकता है आज के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। हम लोग कितना नीचे तक जा सकते हैं, कितना नीचे तक गिर सकते हैं स्टॉक मार्केट के टर्म्स में, और आज की डेट में क्या सिचुएशन है। ठीक है, ये 2 सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। तो अब देखो, कोविड के क्राइसिस के समय पर जब निफ्टी गिरी थी, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर वो 17 का पीई पर आई थी, लेकिन आज के डेट में कोविड के जैसा तो क्रैश हमें नहीं दिखा, लेकिन फिर भी जो निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पर गई है वो 19.6 पर गई है, जो कि कोविड के आसपास ही है। क्यों ऐसा हुआ होगा? मेनली देखो कि पिछले 2008 से लेकर के जो निफ्टी का मीडियन पी था वो 21 रहा है, यानी कि ये एवरेज पी पर निफ्टी चली है। आज के डेट में अगर निफ्टी इस एवरेज पी के नीचे जा रही है, जो कोविड के समय पर 17 पे गई,
और अभी जो सितंबर से हमारा क्राइसिस चल रहा है वो इतना बड़ा तो कोविड की तरह क्रैश नहीं था कि निफ्टी को 19.6 तक जाना पड़ा, जो कोविड के लेवल के आसपास था। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट नजर आ रहा है। जब 2008 के टाइम पर आप देखोगे, 2000 के टाइम पर जब भी आपका 2000 का एरा था, उसमें 2003 से 2008 के बीच में निफ्टी की जो जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो 8 से 9% रही है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं लोअर साइड पर स्टेबलाइज अब हो रही है। तो जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है ना, तो वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रेट कम होने लगती है। जैसे आज के डेट में यूएस सबसे डेवलप्ड है, लेकिन उसकी जीडीपी ग्रोथ मैक्स टू मैक्स 3 के आसपास रहती है, ठीक है। वहीं पर इंडिया जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी इसमें पोटेंशियल बाकी है, तो इसकी जीडीपी ग्रोथ आज की डेट में 6 से ऊपर है। तो अब आपको यह समझना होगा कि जैसे जैसे नेशन डेवलप्ड साइड पर जाता है, वैसे वैसे उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती जाती है। तो वही डेटा, वही सेम सिनेरियो हमें यहां पर दिख रहा है। और हमारा स्टॉक मार्केट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, इसीलिए स्टॉक मार्केट भी कंट्री के इकोनॉमी की तरह ही बिहेव करता है। तो जैसे जैसे जो अपनी ग्रोथ है वो कम हो रही है, रेट कम हो रही है, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ, दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ हाउ इकोनॉमी ग्रोज, ठीक है। ये कोई फ्लॉ नहीं है, बट दिस इज जस्ट इट इज, मतलब ऐसा ही होता है। तो आप समझो, जो स्टॉक मार्केट भी है ना, जो हमेशा से उसका P21 था मीडियन के हिसाब से, वो स्ट्रक्चरली मार्केट अब क्या हो रहा है, डी रेट हो रहा है। डी रेट फॉर अ न्यूट्रल रीजन, ठीक है। तो अब आप समझो, इसीलिए यही सबसे बड़ा रीजन था कि हमारा जो स्टॉक मार्केट अभी गिरा है वो कोई क्रैश की वजह से नहीं गिरा है, बट फिर भी वो क्रैश के पीई के आसपास गिरा। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो रही है, और निफ्टी 50 का पीई भी आपका मीडियन पीई से थोड़ा नीचे साइड पर आ रहा है। यानी आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग आगे जाएंगे तो मीडियन पी जो आज आपको 21 दिख रही है वो शायद कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दैट इज फॉर अ स्ट्रक्चरल रीजन। तो ये सब बताने का मेरा पर्पस यही है कि आज के डेट में भी निफ्टी पूरे मैक्सिमम मीडियन पी से अपने कम है, ठीक है, 19.6 पर थी, ठीक है। बट फिर भी बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि निफ्टी फिर भी स्लाइटर ओवर वैल्यूड साइड पर है। सो दिस वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट। तो यहां से अगर हम लोग निफ्टी के पीई को अगर हम लोग अंडर वैल्यूड समझेंगे तो दैट इज नॉट फेयर, मतलब ये सही नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं निफ्टी को ओवर वैल्यूड भी नहीं समझना है, समवेयर अराउंड फेयरली टू स्लाइटर साइड पर ओवर वैल्यूड समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है सर, इस डेटा को आप ध्यान से रोक करके पढ़ लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंप्लीट चीज। लेकिन इन सभी चीजों का मतलब यह है कि यहां से हम लोगों को इन द वर्स्ट केस सिनेरियो करेक्शन दिख सकता है, विच इज नॉट अ मेजर थिंग, मतलब कि करेक्शन दिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी, भाई करेक्शन क्यों दिख गया। करेक्शन दिख सकता है फॉर अ स्ट्रक्चरल रीजन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि अगर करेक्शन डाउनसाइड पे और हमें निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखाई देता है, विच अकॉर्डिंग टू मेजर एनालिस्ट कि अभी तक निफ्टी कहीं ना कहीं दो टाइप का करेक्शन होता है निफ्टी में, एक प्राइस करेक्शन होता है यानी आपका निफ्टी गिरता जाएगा, और एक टाइम करेक्शन होता है यानी आपका निफ्टी एक ही जगह पर कंसोलिडेट करेगा। तो ये प्राइस करेक्शन ओवर हो चुका है, अब आ जाती है टाइम करेक्शन की, ठीक है। तो ये हमें होता हुआ दिखाई देगा, और ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है, इंडियन इकोनॉमी में अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6 पॉइंट से अबव के रेट पर ग्रो करी है, विच इज अमेजिंग थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड इस पोटेंशियल के साथ इंडियन इकोनॉमी जब तक ये एक्सट्रीमली डेवलप्ड नहीं हो जाती, इवन जब भी डेवलप्ड हो जाती है उसके बाद भी ये ग्रो करती रहेगी, पर जब तक डेवलप्ड नहीं हो जाती तब तक और अच्छे और स्ट्रॉन्ग रेट से ग्रो करेगी इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए हमारा स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा, इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। अब ये इस वीडियो का सबसे दर्दनाक सेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए हम अपनी पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा सवाल है कि क्या सबसे बुरा हो सकता है। अगर मान लेते हैं प्रीवियस डेटा के हिसाब से 2008 के क्राइसिस के समय पर निफ्टी 10 के पीई पर आया था, वही पीई को अगर आज भी हम अज्यूम करते हैं कि आज भी मान लो निफ्टी 10 के पीई पर चला जाता है, तो निफ्टी कितना तक चला जाएगा, लगभग 11,000 तक। अगर मान लो चला जाता है, देखो मेरे को कोई बद्दुआ वगैरह मत देना, बट लेट्स अज्यूम अगर चला जाता है 11,000 तक, तो क्या वो वहां से रिकवर कर पाएगा? यस, रिकवर कर जाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकली 300 साल की मार्केट साइकिल हमें बताती है। जब भी आप बुक्स पढ़ोगे, बुक का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है, मास्टरिंग द स्टॉक साइकिल बाय हार्वर्ड मार्क, तो इनका कहना है कि पिछले इन्होंने कई साल, और ना सिर्फ इन्होंने, बहुत सारे ऑथर्स ने पिछले 300-400 साल का मार्केट हिस्ट्री डेटा देखा है और साइकिल्स देखा है, तो मार्केट फॉल करके हमेशा रिकवर किया है, ठीक है। और वो चीज आज भी होनी है,
बट ये जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि निफ्टी 11,000 तक चली जाएगी, क्या ये एक्चुअली में जा सकती है आज की डेट में? चलिए इसको समझते हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पिछले जितने भी क्राइसिस हुए हैं उसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स रहे हैं। एक पैनिक रहा है ग्लोबल लेवल पर, उसके बाद आप देखोगे कि जब 2008 का था क्राइसिस, 2020 का था, 2000 का क्राइसिस था, तो इन सभी में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हमें 2008 में दिखाई दिया। कोविड-19 में तो एक ग्लोबल पैंडेमिक था और 2000 के क्राइसिस में एक टेक का क्राइसिस था। तो इन सभी में हमें एक पैनिक दिखा है। ग्लोबल लेवल पर एक कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि बहुत ज्यादा अजीब सिनेरियो में हो रही है। अगर आप 2000 का .com क्राइसिस देखो तो उस समय आईटी कंपनीज की जो वैल्यूएशंस थी भैया, अपरंपार वैल्यूएशंस थी और उस सिनेरियो में क्रैश का आना लाजमी था। 2008 में आप देखोगे जब हाउस मोर्टगेज का सिनेरियो था सिक्योरिटीज का, तो उसमें भी इतने ज्यादा बैंकों ने हाउस लोन्स दे दिए थे, इतने लोगों को दे दिए थे जो कि हाउस लोन को वापस करने के लायक भी नहीं थे। उस सिनेरियो में ये बबल बन गया बहुत बड़ा कि बैंक लोन दिए जा रहे हैं। अब हुआ ये था कि बैंक ना जितने भी लोन देते थे लोगों को, उन सबको बंडल अप करके ना इन्वेस्टर्स को बोल देते थे कि भाई आप इन लोन्स को खरीद लो। तो इन्वेस्टर्स पैसा देकर के इस लोन को खरीद लेते थे। उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को ये मिलता था कि जैसे जिसने भी लोन लिया है हाउस लोन, वो जैसे अपना ईएमआई का पैसा बैंक को देता था, ये पैसा बैंक प्रिंसिपल अमाउंट उठा करके इन्वेस्टर को दे देता था। इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट का पैसा आता था वो बैंक और इन्वेस्टर शेयर कर लेते थे। तो ये इतना बड़ा होता गया, मतलब एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जिन लोगों को, जो लोग लायक भी नहीं थे लोन चुकाने के, उनको भी लोन दे दिया गया, जिसकी वजह से लोन चुका नहीं पाए, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लूज हो गया और ग्लोबल लेवल पर एक पैनिक मच गया। तो ये पैनिक, इस तरीके की पैनिक आप कोविड-19 में देख लो, तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस था कोविड-19 के समय पे। तो इन सभी चीजों में जो एक कॉमन है, एक स्ट्रॉन्ग पैनिक वाली चीज, वो आज की डेट में ट्रम्प की टैरिफ के सिनेरियो में हमें नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर आप ट्रम्प को देखो तो अभी न्यूज हम थोड़ा देर पहले पढ़े कि चाइना इज रेडी टू कम इन अ टॉक विद ट्रम्प। तो चाइना बात अगर करेगा तो बात करने से ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। मतलब ये सारी चीजें ग्लोबल लीडर्स के हाथ में, अभी हाथ से निकली नहीं है। इससे पहले जो भी क्राइसिस थे उसमें लोगों के हाथ में नहीं थी चीजें, और इस बार लोगों के हाथ में है चीजें। इसीलिए कंडीशंस उतनी वाहियात, उतनी खराब है ही नहीं जितना हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अगर इसका कोई आउटकम नहीं निकलता है, ठीक है, अगर टैरिफ का वॉर चलता रहता है और टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाता है और इसका कोई भी आउटकम नहीं निकलता है और बस यूं ही इकोनॉमी चलने लगती है, देन कैन बी अ सिनेरियो जहां पर आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगा। बिकॉज ग्लोबल लीडर्स आर स्मार्ट इनफ टू थिंक दैट वे कि अगर उनके हाथ में चीजें हैं तो वो उसको ज्यादा खराब ना होने दे। एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के डेट में भी आप देखो जो एआई स्टॉक्स हैं, एआई कंपनीज है यूएस में, इंडिया में, यूएस में तो खैर एआई पे काम ही चल रहा है, तो ये कंपनी की वैल्यूएशन आज काफी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप इसी सिनेरियो को देखो तो 2000 का जो .com बबल क्राइसिस था, जब इंटरनेट आ रहा था दुनिया में, तो उस समय पर जो भी कंपनी इंटरनेट के नाम पर .com अपने नाम के भी बगल में लगाती थी, उनका स्टॉक तो स्काई रॉकेट हो जाता था। यानी उन सभी कंपनीज की वैल्यूएशंस इतनी हाई होती थी, लोग पागल थे उन कंपनीज के स्टॉक को खरीदने के लिए। चाहे वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू कर रही है, उससे मतलब नहीं है, बस वो इंटरनेट में है तो मतलब वो कंपनी भागेगी भैया, वो कंपनी एकदम शाइन कर जाएगी। ये मेंटालिटी थी लोगों को उस वक्त पे। आज भी कहीं पर आप देखोगे तो लोग एआई को लेकर के आज भी उस माइंडसेट पर हैं कि ये कंपनी अगर एआई में काम कर रही है तो आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो क्या 2000 के क्राइसिस की तरह आज हमें सेम क्राइसिस देखने को मिल सकता है? क्योंकि जब भी आप देखोगे स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है तो ठीक है, कुछ कुछ इवेंट्स, बड़े इवेंट्स हुए हैं, लेकिन उन इवेंट्स के साथ साथ कुछ कुछ और भी इवेंट्स हमेशा से हुए हैं जो एक साथ स्टॉक मार्केट को क्रैश कराते हैं। तो क्या आज के डेट में जो भी आईटी एआई कंपनीज हैं वो क्रैश कर सकती हैं लाइक 2000 के टाइम पर जो चीजें हुई थी? तो इसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है। उस समय पे भी कुछ कुछ कंपनियां ऐसी थी जो लीडर्स थी इंटरनेट में और उनकी वैल्यूएशंस अपरंपार थी। आज भी आप देखो तो मैग 7 जो भी आपकी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो टॉप कंपनीज है, इनकी भी वैल्यूएशंस काफी आज के डेट में हाई है, ठीक है। वाइल्ड नैरेटिव यार कि 2008 के समय पर इंटरनेट बहुत दुनिया बदल देगा, वाकई बदलने लायक था इंटरनेट, बट उस पॉइंट पर नहीं। इंटरनेट को टाइम लगा दुनिया बदलने में। अब देखो हुआ क्या था कि जो भी उस समय पर डेवलपमेंट्स हो रहे थे इंटरनेट को लेकर के,
वो सारे डेवलपमेंट्स का बेनिफिट उन कंपनीज को आने वाले 10-12 साल में मिलता। यानी वो कंपनी जितना खर्च कर रही है उस खर्च पर उनका रिटर्न आना, प्रॉफिट बनना 10-12 साल के बाद होता। तो उस वक्त 10-12 साल तक वो कंपनी क्या करती? आज तो उसने सारा पैसा लगाकर डेवलपमेंट कर दिया, बट इसका रिटर्न तो बाद में मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा रीजन था कि लोग तो खुश हो गए कि भाई कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, और लोग पैसा भी लगा करके उसकी वैल्यूएशंस को, पीई को बहुत हाई कर दिए, बट वो कंपनी लास्ट में अर्निंग ही नहीं कर पा रही थी। इसीलिए ये सुप्रीम वैल्यूएशंस वाली कंपनी का जो बबल बनता जा रहा था फॉर नो रीजन, वो बर्स्ट हो गया। स्टॉक मार्केट यूएस का बहुत ज्यादा क्रैश कर गया, और जिसका इफेक्ट आपको पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में देखने को मिला, इंडिया में भी देखने को मिला था। तो वही वाइल्ड नैरेटिव आज की डेट में एआई के साथ भी देखने को मिल रहा है कि भाई एआई के लिए भी लोग काफी खुश और एक्साइटेड है। ठीक है, इंथुजियाज्म जैसा कि आप देखोगे। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? ये सब तो सिमिलैरिटी है, ये चीज देखकर हम भी डर गए थे, लेकिन डिफरेंसेस भी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है जो हमें बताता है कि नहीं, ऐसा 2000 के समय का .com बबल का तो क्रैश नहीं है अभी आज के डेट में। क्योंकि आज के डेट में जो भी एआई कंपनी है वो सारी प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और वो जो कंपनी थी 2000 के समय पे, वो सारी कंपनी बस खर्चा कर रही थी, प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही थी, और उनकी हवा में वैल्यूएशन हाई होती जा रही थी। बट आज के डेट में जो कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन हाई है, बट उतनी हाई नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि इट इज हाई बट फॉर अ रीजन, क्योंकि कंपनीज एआई वाली प्रॉफिटेबल है। उनके पास रियल अर्निंग्स है, रियल रेवेन्यूज है, ठीक है। और नॉट एवरी टेक कंपनी इज फ्लाइंग, ठीक है, देयर इज अ क्वालिटी फिल्टर। उस समय पर हर कंपनी, सड़ी से सड़ी कंपनी को भैया वैल्यूएशन अपरंपार थे, लोग खरीद के रख रहे थे। बट आज के डेट में क्वालिटी कंपनी को ही लोग खरीद रहे हैं। पीपल आर मच सेंसिबल दिस टाइम। उसके बाद रेट्स आ रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बट लेट मी ट्राई एक्सप्लेनिंग यू इन फ्यू मिनट्स। कि अगर आप देखो, बैंक रेट जब हाई होते हैं तो लोग अपना बैंक रेट और स्टॉक मार्केट के रेट को कंपेयर करते हैं। बैंक रेट्स आर मच सेफर एंड स्टॉक मार्केट्स आर लाइक थोड़ा रिस्कियर, ऑब्वियसली। तो जो बैंक रेट है अगर वो हाई होता है, स्टॉक मार्केट तो ऑब्वियसली बैंक रेट से हाई होगा, लेकिन बैंक रेट समवट स्टॉक मार्केट के आसपास भी होता है ना, तो लोग बैंक में अपना पैसा ज्यादा डालते हैं इन कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो आज के डेट में बैंक रेट्स आर हाई इन यूएस, ठीक है, रेपो रेट हाई है, तो पीपल आर कॉन्शियस कि हमें डालना है तो क्वालिटी कंपनी में डालना है। अगर हमें क्वालिटी कंपनी नहीं मिल रही है तो हमें अपना पैसा बैंक में डाल सकते हैं, बैंक डिपॉजिट में, एफडीज वगैरह में, क्योंकि वहां पर हमें एक कंसिडरेबल रीजनेबल रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से जो हमारा 2000 के समय का .com बबल है, वो सिनेरियो आज के डेट में हमारा नहीं है। ये पॉइंट पर हम लोग सेफ है। आईटी स्टॉक्स के रिगार्डिंग आप लोग याद रखना इस पॉइंट को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एआई की जो जरूरत नहीं है, या एआई की जो जरूरत हमें 10 साल 15 साल बाद होगी, वो चीज आज डेवलप हो रही है, और वो चीज की क्योंकि आज जरूरत नहीं है तो उस चीज पर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो ऐसा एआई के केस में नहीं है, बट ऐसा इंटरनेट वाले केस में 2000 के समय पर था। और एट द सेम टाइम आज के डेट में कंपनीज करेक्ट भी कर रही है, करेक्शन भी कर रही है, यानी स्टॉक मार्केट अपना सिर्फ राइज नहीं किए जा रहा है, अपने आप को अच्छे से करेक्ट कर करके राइज कर रहा है, यानी वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं सेफर साइड पर चलती हुई हमें नजर आ रही है। फिर अभी आप देखोगे कि रिसेंट में जितने भी आईटी कंपनीज हैं उनका कमेंट्री रहा है कि भाई स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, कस्टमर के साइड पर से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, आईटी स्पेंडिंग कम हो रही है। तो ये एक अलग से एक अच्छा टॉपिक है, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस पे भी अपन बात करेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अगर आज के सिनेरियो को, ट्रम्प के टैरिफ को अगर हम लोग 2008 के क्राइसिस से कंपेयर करके देखें तो उसकी तरह भी नहीं है। तो 2008 का क्राइसिस वाज लाइक अ हार्ट अटैक, इट वाज अ कोलैप्स ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिचुएशन, इंटायर फाइनेंस ऑफ द यूएस, जैसा कि हम आपको बताएं कि क्या सिनेरियो चल रहा था। तो उस टाइप का भी फिस्कल क्राइसिस अभी यूएस पर देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही यूएस पर डेट बहुत ज्यादा है, बट स्टिल थिंग्स आर इन दी हैंड्स राइट नाउ, एज आई प्रीवियसली स्टेटेड, एंड ये चीजें हाथ से अभी तक नहीं निकली हैं, एंड मोस्ट चांसेस इज कि हाथ से ये चीजें नहीं निकलेंगी एंड चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और आज के डेट में जो ट्रम्प की टैरिफ है, इट्स लाइक अ हाई ब्लड प्रेशर, नॉट अ कंप्लीट हार्ट अटैक। तो मतलब प्रॉब्लम है, बट उतनी बड़ी नहीं जितनी 2008 या 2000 के टाइम पर थी। और जो भी एक मेन क्राइसिस हमें ट्रम्प की टैरिफ की है, उसके अराउंड एआई की क्राइसिस आ सकती है, उसके अराउंड डेट की क्राइसिस आ सकती है, यूएस पर जो इतना बड़ा डेट है। तो ये दोनों ही चीज को हमने एनालाइज कर लिया कि ये दोनों ही जो छोटी छोटी आसपास वाली क्राइसिस है, इसके अभी चांसेस नहीं है। और जो मेन ट्रम्प के टैरिफ की क्राइसिस है, इसके भी चांसेस, मतलब इसके भी सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये पूरा एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस टर्न आउट हो जाएगा, ये चीज अभी पॉसिबल नहीं दिख रही है।
जब तक चीजें हाथ से निकल जाए, हाथ से ना निकल जाए, तब तक चीजें स्टेबल है। देखते हैं आगे क्या सिनेरियो रहता है, जो भी रहता है उस पर एनालिसिस करके आपको जरूर अपडेट करेंगे, इसीलिए फॉलो करना मत भूलना और टेंशन मत लेना, क्योंकि अब आपको क्या करना है, फोकस कहां रखना है। अब आपका मेन फोकस रहेगा सर ऐसी कंपनी में आज, अब जो भी आपने इन्वेस्ट करना था सर आपने कर लिया, उस पर आप ध्यान मत दो, बट अभी आपके पास जो पैसे हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी पूरे स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आता है ना, तो कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि ग्रो करने का बहुत ज्यादा दम रखती हैं, ठीक है, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो, बट फिर भी क्या होता है ना कि पूरे स्टॉक मार्केट फॉल की वजह से इन सब कंपनियां की जो स्टॉक प्राइसेस है वो भी गिर जाती हैं, और इनकी वैल्यूएशन पी या पीबी आप जो भी देख रहे हो, रिक्वायर्ड रेशियो, काफी काफी अच्छी वैल्यूएशन होती है। तो वैसी कंपनियां जिनको यूएस टैरिफ की वजह से थ्रेट नहीं है, वो कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट है, क्योंकि देखो यूएस टैरिफ की वजह से एक इफेक्ट तो सारी कंपनीज पर आएगा, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, कहीं ना कहीं प्राइसेस हाइक होंगे, कहीं ना कहीं जो जितना भी डंपिंग होगा चाइना का, वियतनाम का, जो यूएस ना जा पा रहा हो वो इंडिया में आ सकता है। तो बहुत सारे रीजन की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगे, सारी कंपनीज इंपैक्ट होगी, बट डायरेक्ट जो कंपनियां यूएस से अपना रेवेन्यू डिराइव करती हैं, जो भी कंपनी आप ले लो आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से, आईटी हो जाता है, फार्मा हो जाता है, फार्मा कुछ हद तक आई थिंक उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा बिकॉज फार्मा इज अ नेसेसिटी, बट देन लेट्स सी व्हाट ट्रम्प हैज टू डू विद फार्मा। तो ये सारी कंपनीज, अब जैसे वारी एनर्जीज है तो वारी एनर्जीज का 70% ऑर्डर बुक यूएस से आता है, वैसे ही बहुत सारी पॉकेट कंपनियां हैं जिनका मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है। तो ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना है, आपको डोमेस्टिक यानी इंडिया में जो भी कंपनीज है जो कि अपना रेवेन्यू इंडिया से ला रही है, उन कंपनीज पर फोकस करना है, उन सेक्टर पे फोकस करना है। उसके लिस्ट हम अभी आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप इन सेक्टर को उठा करके कंपनीज को चूज कर सकते हो और इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां अभी पूरे स्टॉक मार्केट फॉल की वजह से एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर हैं, आने वाले कुछ साल में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है इन सेक्टर की कंपनीज, ठीक है। और अगर आपको इन सेक्टर की फर्दर एनालिसिस चाहिए, कंपनी एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अभी हम एफएमसीजी सेक्टर पे बहुत अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं। एफएमसीजी इज द सेक्टर जिसका जो रेवेन्यू है वो यूएस से बहुत हद तक सिक्योर्ड है, कहीं भी यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। एंड जो भी इंडिया से इनका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, इंडिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर इज सिक्योर। तो हम इस पे बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें कुछ कुछ कंपनीज है जिसपे हम काफी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप फॉलो कर लेना, क्योंकि इसके बाद फॉलो अप में वैसी वीडियोस आती रहेंगी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए, तो एक लाइक बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस चीज़ का कंक्लूजन यही है कि अभी भी सिचुएशन ग्लोबल लीडर्स के हाथ में है, सिचुएशन हाथ से बाहर नहीं निकली है, और ये पैनिक 2020 के कोविड क्राइसिस की तरह या आप 2008 के फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की तरह पैनिक नहीं है आज के डेट में, और कहीं ना कहीं सॉल्वेबल चीज़ है, और ये चीज़ सॉल्व हो भी सकती है जहाँ तक अभी हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है, जहाँ तक चाइना ने यूएस से बातचीत करने के लिए अप्रोच किया है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि आज के डेट में यूएस की तरफ जितने भी सेक्टर डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं उनमें वोलेटिलिटी रहेगी, इसीलिए हम लोग इंडिया में जितने भी सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स या ऐसी कंपनीज जिनका प्राइम रेवेन्यू इंडिया से आता है, उनका बिजनेस इंडिया में चलता है, उन्हें फोकस करके अपने पोर्टफोलियो में उनको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो यार बनता ही है।